गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास 7 का, और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं सबसे पहले तो ज्वाइन कर लें जल्दी से, ठीक है ना। ज्वाइन कर लें क्योंकि आप लोगों का चैप्टर जो था ये एंड तक पढ़ाई हो चुका था और समाप्त था, ठीक है ना। आप लोगों का लास्ट चैप्टर भी फिनिश हो गया था। आज हम जो कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे बेसिकली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का क्या लैंग्वेज है, क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट करने के पीछे रीज़न है क्या कि केमिस्ट्री का जो मेन मटेरियल है वो हम लोग आप लोगों को दें, और आप लोग इसी को आप लोग जो है अभी पढ़े। ऐसे चैप्टर तो सारे समाप्त हो ही चुके हैं, तो इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे केमिस्ट्री में अब हम लोग रिएक्शन वगैरह लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। रेडिकल क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है, रेडिकल क्या है, वैलेंसी क्या है, ये सब हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। और केमिकल रिएक्शन में बेसिकली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 7 के लिए ये किसी चैप्टर से आपको नहीं मैच कराना है कि सर ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम नोट कराएंगे, ठीक है ना। और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को देखना है, बड़े केयरफुली होकर के देखना है और ध्यान देना है कि सर क्या करा रहे हैं, और इसको नोट्सबुक में भी नोट करना है, ठीक है ना। तो जब तक नोट नहीं कीजिएगा, अच्छे से नोट नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको देखने के लिए भी तो रहे कि सर ने पढ़ाया क्या, तो नोट्स आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई तो हो गई कि कौन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। आइडेंटिफाई करना तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग को बेसिकली क्या है, चूँकि क्लास 7 है तो इसमें अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम नोट किए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। फर्स्ट पॉइंट नोट किए हैं कि केमिकल चेंज इज ए मैटर। सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट, केमिकल चेंज इज मैटर इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो ऐसा नहीं है ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि करा रहे हैं तो उसमें कोई हीट का ट्रांसफर या किसी भी चीज़ का ट्रांसफर नहीं होगा बिना किसी हीट दिए हुए, इलेक्ट्रिक करंट दिए हुए, उसको अलग से टेम्परेचर दिए हुए, अलग से कैटलिस्ट दिए हुए, वो रिएक्शन नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि किसी हम दो एटम्स को किसी अलग अलग दूरी पे रख दें और वो रिएक्शन अपने आप सेल्फ कंबाइन करके कोई न्यू प्रोडक्ट बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। बट यदि उसको हम लोग रख रहे हैं, यदि उसको अफिक्स, इसका नेचर क्या है कि कैसे वो कंबाइन कर रहा है, उसको या तो कैटलिस्ट के थ्रू या उसको हीट देंगे या ट्रांसफर देंगे। और कभी भी एटम्स जो है वो एक टाइप के एटम से रिएक्शन नहीं करते हैं। एक टाइप के एटम से रिएक्शन करने का मतलब है, मेरा सेंस है कि अगर किसी भी सेमी पदार्थ, सेमी एटम को रख लो। सेमी एटम को कहने का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे कैल्शियम है और इसको कैल्शियम से रिएक्शन करा, कैल्शियम क्या कैल्शियम का एटम कैल्शियम के रिएक्शन से कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। कैल्शियम का रिएक्शन कैल्शियम से कन्वर्ट नहीं करेगा। तो कैल्शियम का रिएक्शन कैल्शियम से कन्वर्ट नहीं करेगा। इससे रीजन ये है, इससे पता ये चलता है कि सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइंड नहीं करते, और वो नया प्रॉपर्टीज भी कोई नहीं बनाएंगे। सेम टाइप के एटम्स ना आपस में कंबाइन करेंगे और ना ही नया कोई प्रॉपर्टीज बनाएंगे। ओके, इसके लिए तो सेम टाइप्स के एटम कभी भी आपस में, ये कि सिंगल एलिमेंट्स का कोई एटम्स है तो वो सेम टाइप के एटम्स आपस में जो है वो कंबाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि केमिकल रिएक्शन क्या है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें नया पदार्थ बनेगा, उसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस
न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा। और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के पीछे रीजन है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के पीछे रीजन है कि जब दो डिफरेंट टाइप्स के कोई भी पदार्थ रिएक्शन करेगा तभी न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक है ना, ओके। अदरवाइज वो न्यू सब्सटेंस यदि सेम टाइप का एटम्स है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा, ओके, क्लियर। तो इसमें केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि केमिकल सेंस इज मैटर इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब अपना एक एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर कर, उसके बाद में हम केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेसिकली, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन केमिकली। जब व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंस, यहाँ पे हम डिफरेंट लिखना में भी लगी है तो डिफरेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन केमिकली and to form new substance is called chemical reaction. Chemical reaction जब दो अलग अलग पदार्थ केमिकली कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के पीछे बहुत सारा रीजन है। कंबाइन करने के पीछे रीजन क्या है कि आप जैसे आपके फ्रेंड है, दोस्त है, तो उसमें अगर किसी में दोस्ती अच्छी नहीं है, तो हमेशा उससे क्या होगा, क्रूएल नेचर रहेगा, हमेशा उससे झगड़ते रहोगे। बट यदि नेचर उस टाइप का मिलेगा तो एटम्स में भी ऐसा ही होता है। जब दो या दो से अलग डिफरेंट पदार्थ को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, जब दो या दो से अलग डिफरेंट सब्सटेंस को जब एक साथ ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या होता है, ऐड करने के बाद उसमें चूंकि बिहेवियर सेम होता नहीं है, दो अलग अलग पदार्थ रहेगा तो उसका बिहेवियर सेम नहीं होगा। तो बिहेवियर डिफरेंट होने के कारण क्या करेगा कि दोनों आपस में जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग आयरन का ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लिए, एक पॉट में आयरन ले लिए, एक और दूसरे किसी में ऑक्सीजन ले लिए और दोनों ऑक्सीजन गैस ले लिए, दोनों को मिला दिए तो क्या आयरन ऑक्साइड बना लेगा मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट कर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा ही, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। यदि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इफ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दे आर कॉल्ड नो अकर्स इन केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। बट जैसे एग्जाम्पल हम दिए हैं बर्निंग ऑफ कोल। बेटा कोल क्या है, ध्यान देना, कोल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। यदि कोयला को हम जलाते हैं, सबसे पहले इसमें कोई कोयला ले, कोई हमारे पास बर्तन है, यूटेंसिल है, इसमें ध्यान देना, इसमें हम क्या ले लिए, कोल ले लिए, कोयला रख लिए। कोयला का फॉर्म क्या है, कोयला कार्बन हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल है CHARCOL, चारकोल हो गया, कोक हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, ये सारे कोयला का ही फॉर्म, कार्बन का ही फॉर्म है, लैम्प ब्लैक, ये सारे कार्बन का ही फॉर्म। अगर किसी भी इस कार्बन के फॉर्म यदि सपोज करो कि यहाँ पे कोयला है, ऑक्सीजन का यूज क्या है, ऑक्सीजन हम लोग को क्या करता है, तो किसी भी पदार्थ को, जैसे हम ही लोग खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का मेन फंक्शन है कि वो बॉन्ड करता है। क्या करता है, बॉन्ड करता है। जैसे खाना यहाँ पे है ना, हम लोग खाना खाएं तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जा रही है, एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड के सर्कुलेशन को रखता है, अब ब्लड के सर्कुलेशन को रखने के साथ वो क्या करता है कि हमारे अंदर जो खाना खाए उसे बॉन्ड करेगा, यानी ऑक्सीजन लिए तो बॉन्ड करेगा और जलाएगा, ठीक है ना, बॉन्ड करेगा और जलाएगा उसे, तो तभी जाकर खाना हम लोगों की डाइजेस्ट होती है, तो करना यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में भी,
हमारे बॉडी में क्या है, तो वो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो खाना को क्या करता है, बॉन्ड करता है। खाना को बॉन्ड करेगा यानी खाना भी हम लोगों का पेट का जो अंदर है वो बॉन्ड करता है, उसका भी कंबस्टिबल रिएक्शन वहाँ पे होता है, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, यदि बर्निंग ऑफ कोल सपोज करो कि कोयला ले लिए, कार्बन या चारकोल या तो कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, ये सारे कार्बन का ही फॉर्म है। ये सारे जो है अलग अलग हम जो नाम लिखे हैं ये कार्बन का ही फॉर्म है। और जब इसको में अब सपोज करो इसमें इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद ये क्या निकलेगा, अगर कोयला मान लो यहाँ पे कोल नहीं है, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन से यदि कंबाइन कर रहा है तो ये गैस बनेगा, गैस प्लस हीट। ये देखो अब गैस कौन सा, तो कार्बन को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी कार्बन जैसे ले लो, पेपर ले लो, पेपर क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कार्बन का ही एक अनदर फॉर्म है, या कार्बन का एक अनदर फॉर्म है, या पेपर ले लिए, या उसके बाद कोयला ले लिए, लकड़ी वुड ले लिए, कोई भी जो हमारे पास कार्बनिक सब्सटेंस है उसे ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे फॉर्म करेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड उससे फॉर्म करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। बट इस दोनों में रीजन क्या है, इस दोनों में रीजन है, इस दोनों में रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, इस दोनों में रीजन है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है, रीजन ये है कि जब कंप्लीट कंबसन होता है कार्बन का, यानी सफिशिएंट अमाउंट में यदि ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबसन होगा। सफिशिएंट अमाउंट में यदि ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन का क्या होगा, कंप्लीट कंबसन। जैसे लकड़ी को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करेगा तो कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, इसको ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, समझना, ये सुनो ध्यान से सुनना सब। जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं और सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन यदि दे रहे हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रहे हैं यानी जितना उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो ये कंप्लीट कंबसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब जैसे लकड़ी वगैरह को, कोयला को रख करके, लकड़ी को रख करके और जलाओ तो ऑक्सीजन उसको एटमॉस्फेयर से पूरा मिल रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। बट हम लोग गाड़ी वगैरह में जैसे एज ए फ्यूल गैसोलीन जो यूज़ करते हैं, एज ए गैसोलीन यूज जो करते हैं, गैसोलीन यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब हम लोग गाड़ी में यूज किए, तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, जब कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, और कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, जब इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। यानी पेट्रोल डीजल ये सब जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे कार्बन से बने हुए हैं ना, तो मोटरसाइकिल या कार किसी भी ऑटोमोबाइल्स में उसको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या फॉर्म करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, तो इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ, ध्यान से सुनना सब, कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, जब कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, जब इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। जब ऑक्सीजन हम लोग कार्बनिक कंपाउंड को प्रॉपर वे में नहीं देंगे तब जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, और जब कंप्लीट प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन दे रहे हैं तो
कंप्लीट कंबशन हो रहा है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। उसके बाद में मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन है, इसको यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, अब बेसिकली मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। आप लोग मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़िए। ये दोनों क्या हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल हो गए, इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। कार्बन का ऑक्साइड्स है, कार्बन का ऑक्साइड है तो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है। अच्छा, ये एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा, ये क्वेश्चन है। तो कार्बन जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा वो मैं डिस्कस करूँगा। तो ये कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है और 2 कार्बन का इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या होगा, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से नेचर का होगा, एसिडिक इन नेचर या बेसिक इन नेचर। तो यार ऑब्वियसली ये बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, बिकॉज दिस इज ऑक्साइड्स ऑफ क्या है, तो मेटल्स, और मेटल्स का ऑक्साइड है इसलिए ये बेसिक इन नेचर हो, इसलिए ये बेसिक इन नेचर हो। अब मेटल्स यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मेटल्स कोई भी यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, मेटालिक ऑक्साइड, यानी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कैसा फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा, ठीक है ना, ब्लू फ्लेम देगा। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, प्योर सब्सटेंस। इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस। तो रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले अब इसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, उसका वैलेंसी वगैरह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंस सबसे पहले क्या है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं जिसमें दूसरे किसी पदार्थ, दूसरे किसी सब्सटेंस को ले करके मिलाया गया नहीं, दूसरे किसी सब्सटेंस को मिलाया गया नहीं, ठीक है ना। जैसे प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब, देखिए हम लोग जो भी फूड्स वगैरह लेते हैं उसमें वो प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, उसको क्लासिफाइड करना कठिन है। बट इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ हमको मिला करके एक किसी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, इट इज मेड बाय ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस क्या है, इट इज मेड बाय ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस क्या है, तो किसी एक एटम से मिल करके बना हुआ है, किसी एक एटम से मिल करके बना हुआ है। प्योर सब्सटेंस यानी उसमें किसी भी एक एटम का मिलावट है, किसी दूसरे एटम का मिलावट नहीं, किसी दूसरे पदार्थ का मिलावट नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस को जैसे हम यहाँ पे, तो सर आपने तो बोला कि प्योर सब्सटेंस क्या है कि एक ही प्रकार के एटम से मिल करके, बट आपने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया कंपाउंड में भी, तो सर कंपाउंड कैसे प्योर सब्सटेंस हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि कंपाउंड कैसे प्योर सब्सटेंस हो सकता है। नहीं, बट कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसको डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास हम लोग बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे एटम्स को, यदि आप एटम्स चेंज कर रहे हो डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास बनाते हैं, यदि ये डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास बनाए तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, वहाँ पे इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड को डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास रहता है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेड बाय ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया। अब इसी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें क्या है। देखो और जो भी हम नोट्स लिखवा रहे हैं
इसको ग्रुप में भेज चला जाएगा, ग्रुप में चला जाएगा, इसको आप लोग नोट्स कीजिएगा। सभी आदमी लोगों को चूँकि चैप्टर से किसी भी चैप्टर से नहीं पढ़ा रहे हैं, अलग से जो है हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगी उसी को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सभी आदमी को करना है कि नोट्स इसको कीजिएगा, नोट करना है, ठीक है ना। इसमें एक टर्म आएगा, इसमें अब सबसे पहले एलिमेंट्स को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स को प्योर सब्सटेंस को किस भाग कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में, एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट्स को कितने टाइप्स में, एलिमेंट्स को कितने टाइप में डिवाइड किए, एलिमेंट्स को बेसिकली 3 टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वार्ड्स, और मेटल वार्ड्स। अब ऐसा नहीं है क्या मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वार्ड्स प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये भी सारे क्या है प्योर सब्सटेंस। मेटल्स का प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स का, मेटल वार्ड्स का, ये सब हम डिस्कस कर दिए हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्लास में पढ़ाई हुआ है। बट अभी हम लोग को अभी इस पे नहीं जाना है, ठीक है ना। अब हम चूँकि केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से जो क्या इसमें होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब मेटल्स, नॉन मेटल, मेटल वार्ड्स पे डिस्कस नहीं करना है, ओके क्लियर। इसमें थोड़ा सा हम लोग टर्म देखेंगे। अभी तक जो एलिमेंट्स हम लोगों के पास है 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। इसी के बारे में हम लोग मोज़ेल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा टर्म आएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट कहने का मतलब वैसा पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इसको नोट कर लेना, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन part in chemical reaction, take part in chemical reaction, the substance which take part in chemical reaction is called reactant, it's called reactant। अब हमेशा देखना रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट जो है हमेशा देखना रिएक्टेंट तभी बनता है इससे प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट कोई ही पदार्थ हो सकता है। सपोज करो कि कार्बन को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा और प्लस हीट रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा, हीट रिमूव करेगा। तो कार्बन ये क्या है, कार्बन कोल है, चारकोल है, ठीक है ना। कार्बन का जो भी कंपाउंड है, कोल है, चारकोल है, ये सब कार्बन के कंपाउंड हो जाएंगे, ओके क्लियर। तो नोट्स जो है हुआ, नोट्स हम इसके आगे हम लोग और कैरी ऑन करेंगे, कल कैरी ऑन करेंगे। बट नोट्स जो है ग्रुप में हम भिजवा देंगे, इसको आप लोग नोट्स कर लेना है सभी आदमी को, ठीक है ना। और सभी आदमी को जो भी पढ़ा रहे हैं इसे नोट्स करके रखना है, ओके थैंक यू। मेरा क्लास